स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम सुनते ही शायद सबसे पहले हमारे मन में इसके खराब सर्विसेज और एम्प्लॉयज़ के बैड बिहेवियर्स आते होंगे, क्योंकि लंच टाइम का बहाना बनाकर घंटों गायब रहना, आधे घंटे बाद आइएगा, लंच टाइम चल रहा है, छोटे से छोटे काम के लिए अलग अलग विंडोज़ पर भेजना, ये सब SBI के बहुत सारे ब्रांचेस का डेली का काम है। लेकिन इसके बावजूद एक मैजिकल रिपोर्ट दिखाऊं, फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलायंस का नेट प्रॉफिट जहां 16,011 करोड़ रुपए था, वहीं SBI का नेट प्रॉफिट था 18,537 करोड़ रुपए। यानी कि SBI ने एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बादशाहत को भी पीछे छोड़ दिया है। पर ऐसा हुआ कैसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे भारत का सबसे बड़ा बैंक बना? इस तरह आज से 218 साल पहले इसे अंग्रेजों ने हमारे ही खिलाफ लड़ाई के लिए शुरू किया था। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके दिमाग के तार खोल देगा। SBI, जी हाँ, ये वही बैंक है जिसके 9,990 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या फरार हो गया था। लेकिन इसके बावजूद ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। अब वैसे तो इस बैंक में हम सब के ज़्यादातर लोगों के अकाउंट होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? एक्चुअली इस बैंक को अंग्रेजों ने इसलिए शुरू किया था ताकि वो उनके खिलाफ खड़े होने वाले भारतीयों को मौत के घाट उतार पाए। इस बैंक की शुरुआत 2 जून 1806 यानी कि आज से 218 साल पहले की गई थी, और उस समय इसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कलकत्ता। एक्चुअली 1798 में रिचर्ड वेलेस्ली को इंडिया का गवर्नर बनाकर ब्रिटेन से भारत भेजा गया था, और इसने आते ही लोगों के नाक में दम करना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने आने के 1 साल बाद यानी 1799 में टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, और फिर उसके 4 साल बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे हम आज सेकंड एंग्लो मराठा वार के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में रिचर्ड वेलेस्ली को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेज एक बैंकिंग सिस्टम के जरिए पैसे पहुंचाने का काम करते थे, ताकि इन पैसों की मदद से वेलेस्ली युद्ध में अपने साइड को और भी ज़्यादा मजबूत बना सके। अब उस टाइम तक तो बैंकिंग सिस्टम का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, लेकिन बाद में इसी को बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम दे दिया गया। इसके बाद से 2 जनवरी 1809 को इस बैंक का नाम फिर से बदला गया और इस बार बैंक ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसके बाद से फिर दौर आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 प्रेसिडेंसी बैंक की शुरुआत की। उसमें से पहला था बैंक ऑफ बॉम्बे और दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास। असल में प्रेसिडेंसी बैंक्स में वो बैंक्स आते हैं जिन्हें करेंसी नोट इशू करने का अधिकार होता है। अब इन बैंक्स को देखकर कुछ इंडियंस ने खुद का प्राइवेट बैंक बनाने की भी सोची, लेकिन किसी को भी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। इन प्राइवेट बैंक्स के पतन में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ यूनियन बैंक, जिसे 1828 में रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी और उस टाइम के बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले द्वारकानाथ टैगोर ने शुरू किया था। इसके बाद से 1862 में बैंक ऑफ बंगाल के ब्रांचेस पटना, मिर्ज़ापुर और बनारस के अंदर भी इस्टेब्लिश की गई, ताकि वहां उस पर्टिकुलर जगह से भी आज़ादी के लिए उठने वाली आवाज़ को दबाया जा सके। 1861 के दौरान ही पेपर करेंसी एक्ट को लागू कर दिया गया, और बैंक ऑफ बंगाल इकलौता ऐसा बैंक था जिसे अंग्रेजों के दौर में नोट जारी करने का अधिकार मिला। अब इस बैंक को वैसे तो ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स भी थे, जिनमें कुछ फेमस नाम है। साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, पॉलिटिशियन दादा भाई नौरोजी और नोबेल प्राइज विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। और दोस्तों, आज भी इन लोगों का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत प्राउडली अपने कस्टमर्स में गिनता है। तो दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि इस बैंक की शुरुआत 218 साल पहले किस तरह से हुई थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, चलिए इसके पीछे की भी स्टोरी को जान लेते हैं। तो दोस्तों, 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ साथ 2 और बैंक्स, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आया 1947, जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, और इसके बाद भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह अपनी सर्विस देता रहा अंटिल 1955। असल में आज़ादी मिलने के 8 साल बाद तक ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहा, लेकिन 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके 60% स्टैक को अपने कंट्रोल में ले लिया, और फिर 30 अप्रैल 1955 को इस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आगे चलकर 1969 से 1985 तक SBI ने बैंक ऑफ बिहार, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, कृष्णराम बलदेव बैंक और बैंक ऑफ कोची को एक्वायर कर लिया। साथ ही SBI में वो 7 रीजनल बैंक्स भी मर्ज हो गए, जिनकी शुरुआत कभी उन स्टेट्स के राजाओं ने किया था। इस तरह से SBI आज 23% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है।
और इतना ही नहीं, इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में भी गिना जाता है, क्योंकि यह बैंक अकेले 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर हम SBI के रिव्यूज़ देख रहे हैं, इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है और SBI पर अक्सर तरह तरह के मीम्स भी फेमस होते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि SBI एक मोस्ट ट्रस्टेड बैंक है, जिसके पास में 48 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। सर्विस से परेशान रहने के बावजूद भी लोग SBI को ही क्यों चुनते हैं? आइए इसके पीछे का भी रीज़न को हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो SBI ने अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए 22,405 से भी ज़्यादा ब्रांचेस खोल रखे हैं। साथ ही 65,627 ATMs और 72,000 CSP यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट, जो कि इस बैंक को गांव-गांव तक पहुंचाता है। इतना ही नहीं, फॉरेन मार्केट्स में भी इसका एक बड़ा प्रेजेंस देखा जा सकता है, क्योंकि SBI 36 देशों में अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो कि प्राइवेट बैंक्स के एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए भी SBI एक बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आता है, क्योंकि जहां प्राइवेट बैंक्स में 10 से 15,000 रुपये तक मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस आपको अकाउंट एक्टिव रखने के लिए चाहिए ही होता है, वहां पर SBI में सिर्फ 1,000 रुपये है। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि SBI की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस है कि देश के हर कोने में आपको इनकी सर्विसेज मिल ही जाती है। ऐसे में चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई इनकी सेवाओं का बराबर फ़ायदा उठा सकता है, जबकि ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स ओनली प्रीमियम कस्टमर्स को ही सर्विस देने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए उन एरियाज़ में वो अपने ब्रांचेस ओपन नहीं करते जहां से उनकी टारगेट अचीव ना हो सके। कई जगहों पर तो SBI ने अपनी स्पेशल एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी ओपन कर रखी है, जिनकी मदद से ये किसानों को फसल बीमा से लेकर पशुपालन के लिए भी तरह तरह की स्कीम का लाभ देता है। इसके अलावा जैसे कि ये गवर्नमेंट बैंक है, इसलिए सरकार जो भी स्कीम लागू करती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम भी SBI ही सबसे ज़्यादा करता है। तो जब किसी बैंक से कस्टमर को इतनी सारी बेनिफिट्स मिल रहे हो और जहां प्राइवेट बैंक्स में महंगी सर्विस फ़ी, मेंटेनेंस फ़ी और कई तरह के चार्जेस लगाते हो, ऐसे में जाहिर सी बात है कि SBI पर लोगों का भरोसा तो रहेगा ही। लेकिन दोस्तों, इस बैंक पर सिर्फ अकाउंट होल्डर्स का ही भरोसा नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर भी इसे खूब पसंद करते हैं, क्योंकि हम इसके शेयर्स का रिटर्न बहुत पीछे ना जाकर सिर्फ लास्ट के 3 ईयर्स में ही देखें तो वो करीब 180% है। पर सबसे मेन सवाल ये उठता है कि SBI आखिर इतनी बड़ी प्रॉफिट आखिर बना कैसे रहा है, जिसने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। तो असल में दोस्तों, SBI हमेशा से ही प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, क्योंकि जब प्राइवेट बैंक ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे सरकारी बैंक में पड़ना शुरू हो गया, जिसमें से एक SBI भी था। 2017 के थर्ड क्वार्टर में इसे 2,416 करोड़ रुपए, तो वहीं 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 7,718 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जो कि भारत के बैंकिंग इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लॉस था। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि लॉस के मामले में पहले नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, जिसे कुछ ही साल पहले डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चपत लगा दी थी। और इससे पहले कि PNB और रिजर्व बैंक को इस बात का पता चलता, वो विदेश फरार हो गया था। खैर, SBI के इन लॉसेस का एकमात्र रीज़न प्राइवेट बैंक्स की बढ़ती संख्या को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके पीछे का मेजर रीज़न था बैड लोन्स। और दोस्तों, इन्हीं बैड लोन्स का ही नतीजा है विजय माल्या, जो कि SBI का पैसा लेकर 2016 में ही देश छोड़कर जा चुका है। असल में SBI देश का लार्जेस्ट लेंडर यानी कि ऋणदाता था, लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब प्रीमियम कस्टमर्स ने लोन चुकाना बंद कर दिया। काफ़ी इंतजार के बाद भी जब वो लोन की रकम वापस नहीं करते थे, तब बैंक इन डिफाल्टर कस्टमर्स को और भी ज़्यादा लोन देने लगता था, ताकि वो अपने पुराने लोन्स को क्लियर कर सके। लेकिन सब कुछ इसका उल्टा हुआ और SBI लॉस में चला गया, जिसके बाद से RBI एक्शन में आया और हर चीज़ की बारीकी से जाँच शुरू कर दी। गवर्नमेंट बैंक में एसेट क्वालिटी का रिव्यू किया जाने लगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सही किया गया, साथ ही कुछ बैंक्स रिकैपिटलाइज्ड किए गए तो कुछ मर्ज कर दिए गए। ये सब स्टेप लेने के बाद बाकी गवर्नमेंट बैंक की तरह SBI भी दोबारा से प्रॉफिट जनरेट करने लगा, और इस तरह से आज इसने इंडिया की मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। SBI को आज इस मुकाम में पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल रहा है। अपनी सर्विसेज को ज़्यादा स्मूथ और डेटा को सिक्योर बनाने के लिए SBI ने कई एडवांस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह है।
इन टेक्नोलॉजीज की मदद से एसबीआई ने लेन देन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया है, कस्टमर सर्विस में सुधार लाया है और कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में भी कामयाबी हासिल की है। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब तो बातें हैं, क्योंकि जब हम बैंक विजिट करते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय हमारी कंप्लेन तक नहीं सुनता। तो दोस्तों, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। इवन मैं भी पहले इन्हें निकम्मा और कामचोर समझता था, लेकिन जब चीज़ों को उनकी एंगल से देखना शुरू किया तो फिर सब कुछ साफ हो गया। इसलिए अगर आप उन एम्प्लॉयज़ की साइड को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके इन रूड बिहेवियर्स के पीछे का असल रीज़न क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि एसबीआई के पास 2,50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बैंक का सिस्टम सबसे ज़्यादा ओवरलोडेड माना जाता है। इन्हें मैनेज करने के लिए बैंक के पास इतने एम्प्लॉयज़ ही नहीं है जितने उनके ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए। इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स की शिकायत होती है कि एसबीआई की सर्विस बहुत ज़्यादा घटिया है। एक्चुअली इन सब प्रॉब्लम के पीछे की वजह ये है कि एक एसबीआई एम्प्लॉय हर रोज लगभग 1700 से 1800 लोगों को हैंडल करता है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कुछ पल के लिए आप खुद को उनकी जगह रख कर देखिए कि दिन में अगर सिर्फ 500 लोगों को हैंडल करना पड़े तो फिर आपकी मेंटल कंडीशन क्या ही होगी। और उन एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन की बात होती तो वो जैसे तैसे करके हैंडल कर लेते, पर इसी सेम एक्सपीरियंस से उन्हें रोज गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, इस चीज़ का एहसास एसबीआई को भी है। इसलिए बैंक्स में आने वाली कस्टमर्स की संख्या को कम करने के लिए इसने अपने मोबाइल ऐप का लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया योनो। इस ऐप के जरिए अकाउंट होल्डर बिना ब्रांच विजिट किए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई कस्टमर्स को घर बैठे बैठे ऐप की मदद से ही होम लोन, केवाईसी और सेविंग अकाउंट ओपन करने जैसी सुविधाएं भी देता है। इस तरह से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने वाला बैंक एसबीआई है, जिसके प्रॉफिट का आधे से ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और अच्छी बात तो ये है कि वो पैसे वापस देश के डेवलपमेंट में लगाए जाते हैं, जिससे हर किसी को फायदा मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसबीआई गवर्नमेंट के लिए भी एक कैश काउ की तरह है। लेकिन दोस्तों, इसे कैश काउ बनाने में कई दिग्गज लोगों का हाथ रहा है। जैसे कि आज एसबीआई एसेट मैनेजमेंट में 3rd लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसे बनाने में फॉर्मर चेयरमैन DN घोष का बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही 2017 में जब एसबीआई बहुत बुरे समय से गुजर रहा था और लगातार इसके लॉसेस बढ़ते जा रही थी, उस टाइम पर एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने इसे दोबारा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी सारा काम किया। इसी तरह से फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार ने योनो बनाकर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टेप लिया, जिसकी मदद से बैंक ब्रांचेस के फंक्शनलिटी तो सुधरे ही, साथ ही कस्टमर बेस भी काफ़ी इंक्रीज हो गया। और दोस्तों, एसबीआई को इस लेवल में ले जाने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ साथ उन कर्मचारियों की मेहनत भी लगी है जो कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए अगली बार एसबीआई के सर्विस को क्रिटिसाइज करते समय आप इन पहलुओं के बारे में भी जरूर सोचिएगा। और दोस्तों, ये थी अविनाश 1989 चैनल की तरफ से एसबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज या ये कह लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मेरे प्यारे भाई बहन लोग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना प्यार बरसाने में कंजूसी ना करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।